एक सुसंतान हम लोग दुनिया को दे सकते हैं। ये 10 संस्कार होता है क्या? ठाकुर जी बताया कि 10 विध संस्कार मन रखी था, निष्ठा था। ये जो 10 विध संस्कार होने के बाद हम लोग एक सुसंतान दे सकते हैं। ये तो 10 विध संस्कार होता है, जन्म से लेके, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद ये संस्कार का होता है। तो पहला संस्कार क्या है? पहला संस्कार होता है गर्भधारण। गर्भधारण मतलब हम लोग जो पहले आपको बताया, जो दीक्षा, शिक्षा, विवाह हो गया। विवाह में क्या कुछ जिस विधि में बताया उस विधि में होना चाहिए, प्रतिलोम अनुलोम विवाह होना चाहिए। और विवाह एक नारी, उनका पुरुष, उनका स्वामी को वो खुद ही वर्णन करना चाहिए, मेरा स्वामी कैसे होना चाहिए। के बाद उनको कैसे एक अच्छा सोल को वो लेके आ पाएगा। इसीलिए पहला काम है विवाह के बाद इमीडिएट उनको गर्भधारण का संस्कार देना पड़ता है। ठाकुर जी बोले गर्भधारण संस्कार क्या होता है? गर्भधारण संस्कार होता है पुरुष और स्त्री जब मिलन होता है उस समय में स्त्री जो चिंतन, स्त्री का जो मनन, उसका ऊपर एक सुसंतान, एक अच्छा संतान को, सोल को और गर्भ में धारण करता है। इसीलिए ठाकुर जी बोले विवाह में जो सुसंतान आने के लिए ये हम लोग क्या करेंगे, सुसंतान जब होगा प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन में क्या चाहिए हम लोग को? 2 लैब चाहिए। लैब क्या है? ठाकुर जी बताए कि जो मेन लैब है एक अच्छा बच्चा पैदा करने के लिए, पहला तो हो गया हम किचन, दूसरा हो गया बेडरूम। किचन में कैसे मत ठाकुर जी बोले कि मतलब शुद्ध आहार होना चाहिए। शुद्ध आहार होगा तो शुद्ध मन होगा, और शुद्ध मन होगा तो चिंतन में हर समय में शुद्धता ही आएगा। और दूसरा चीज बताया कि शयन कक्ष, ठाकुर जी बताया कि शयन कक्ष ऐसे होना चाहिए। शयन कक्ष के बारे में ठाकुर जी बहुत कुछ बताए, कैसे शयन कक्ष होना चाहिए। शयन कक्ष में जो फोटो लगेगा वो किस तरह का फोटो लगना चाहिए। शयन कक्ष में कैसे मतलब किस तरह का बिस्तर होना चाहिए, और बिस्तर में कितना प्राइवेसी होना चाहिए। इसलिए ठाकुर ने बताया कि ये 2 चीज होता है, एक बेडरूम, दूसरा होता है किचन। ये प्योरी प्राइवेसी है। क्यों ना, इससे हम लोग दुनिया को सुसंतान देने के लिए हम लोग 2 लैब है। और इसलिए आपको जो गर्भधारण संस्कार है, गर्भधारण पहला संस्कार है, ये चीज उस संस्कार का समय में उनको बताना, वो जो मां को विशेष भाग में बताया जाता है कि कैसे कैसे आपको सहवास करने के बाद स्वामी का साथ आप एक अच्छा सोल आप लेके आ सकते हैं। उसका बाद जब गर्भधारण संस्कार का बाद वो गर्भवती होती है, उसका बाद आता है पुष्पवन संस्कार। पुष्पवन संस्कार ये गर्भधारण का 2 महीने के बाद ये संस्कार शुरू होता है। इसमें क्या होता है, 2 महीने के बाद कैसे सुस्त होना चाहिए खाना पीने में, कि ना जब मां का पेट में बच्चा ऑलरेडी आ चुका है, उसका बाद में कैसे कैसे चिंतन होना चाहिए, क्या क्या किस बात में ऑलरेडी सबको पता होता है। अभिमन्यु सुभद्रा को जब कृष्ण बता रहे थे, अभिमन्यु जब उनका पेट में थे, गोद में थे, वो कैसे कैसे मतलब 2 महीने के बाद ये आदमी को तैयारी होती है, लेकिन 2 महीने के बाद उनको रिसीव नहीं कर पाता है। 2 महीने के बाद उनका स्ट्रक्चर बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है उसके लिए अच्छा फूड
उनको बहुत जरूरी है। और इसको ही सीमांतन जो संस्कार है, सीमांतन संस्कार में इनको बताया जाता है। थर्ड होता है ना पुष्पन संस्कार होगा, सीमंतन संस्कार। सीमंतन संस्कार होता है 6 मंथ में। पहला हो गया आपका गर्भधारण, दूसरा हो गया पुष्पन, तीसरा हो गया सीमांतन। सीमांतन में क्या होता है 6 महीना में, 6 महीने में ऑलरेडी वो लोग रिसीव करना शुरू कर देते हैं। घर पे जो जो बातचीत होता है, जो जो घर पे नामदान जनरली मां को जो नाम करते, नाम 6 महीना ये जो सीमांतनकरण में उनको रिसीव करना शुरू कर देता है। जो सुभद्रा उस समय से कृष्ण जो उनको बता रहे थे, उस समय उनका अभिमन्यु का 6 महीना हुआ था, वो उस समय में वो सीमांतनकरण का संस्कार उनको ऑलरेडी हो चुका था। और उनका बाद उनका बच्चा पैदा हो जाता है। जब पैदा होता है उनका बाद नवम महीना में एक जातकरण होता है। मतलब जब पैदा होती है, किस समय में पैदा हुए, उसमें ग्रह नक्षत्र का क्या क्या पोजीशन था, किस भाव में, किस दिशा में ये, और कहां पे पैदा हुए, ये सब लेके उनको एक कुंडली बनता है, उसको बोलता है जातकरण करता है। ये 9 महीना में इमीडिएट पैदा होने का बाद ही होता है। जातकरण के बाद आते हैं नामकरण। नामकरण होता है 11th डे ऑफ बर्थ, जन्म होने का 11 दिन का बाद नामकरण होता है। ठाकुर जी बताए नामकरण का बाद में कैसे नामकरण होता है। एक लड़का होगा तो ये पुरुष जो और का नाम लेके, ये ठाकुर जी खुद ही नामकरण उनको देती है। क्या नाम सब कुछ होता है, नाम है, जब हम ऐसे नाम रखेंगे बिट्टू बिट्टू गिट्टू, हम लोग तब ऐसे नाम होना चाहिए जिस नाम में कुछ तात्पर्य होना चाहिए, जिस नाम में लेके उनको खुद फील होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर मुझे कुछ अर्थ होना चाहिए। ठाकुर जी बता रहे थे पंचम संस्कार होता है नामकरण, षष्टम होता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन में क्या होता है, ये 6 मंथ में होता है। 6 मंथ में जो अन्नप्राशन होता है, जनरली हम लोग का जो देवघर में जाके भी कुछ लोग ठाकुर परिवार से खीर चटाते हैं, बस उसमें पहली बार वो अन्न, पहले उनसे पहले वो माँ का स्तन में दूध पीती है। उनका बाद 6 मंथ का बाद वो पहला बाहर का खाद्य उनको खिलाती है, और इसको होता है हम लोग बोलते हैं अन्नप्राशन बोलते हैं। उसके बाद 6 जो सप्तम अष्टम नवम जो होता है मुंडयन और कन्नच्छेदन और उपनयन। ठाकुर जी ये तीनों का मुंडन एक होता है। मुंडन तो आपको ये जनरली 1 साल 3 साल 5 साल में होता है। मुंडन वो जितना बाल आता है उसको बाल को निकलना होता है। और कन्नच्छेदन में होता है 1 से 5 साल के अंदर कन्नच्छेदन भी होता है। उपनयन जो होता है वो भी जेनुन होता है, जेनु पहनना होता है, ये उपनयन में होता है। उसके बाद जो अष्टम जो होता है विद्यारंभ, विद्यारंभ जो हम लोग बताए थे दीक्षा शिक्षा और विवाह, ये फिर आ गया। ये सेकंड, ये फर्स्ट जनरेशन का सेकंड जनरेशन जहां पे बच्चा आ गया, उनका बाद शिक्षा शुरू हो गया। ये शिक्षा में उनको गुरुकुल को भेजना होता है, और उनको सहज ज्ञान और कुछ नहीं। पहला गुरु जो उनका होता है माता पिता होते, माता पिता नाम ले जाते। तेनाली ठाकुर बताया, ठाकुर जी जो बोले मिनिमम जो दीक्षा होता है 12 साल के आसपास में उनको विद्यारंभ शुरू करना चाहिए। क्यों? विद्या कब से वो दीक्षा लेने के बाद जब नाम मिल जाएगा, नाम मिलने के बाद वो चीज को पता चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन हम लोग को जो विद्या देती है, देखिए हम लोगों को जो विद्या देती है, उनको लगता है कि बिल्ली का ऊपर कुत्ते का ऊपर बिल्ली बैठा है, बिल्ली का ऊपर हाथी, हाथी का ऊपर, मतलब जो एक कॉमिक्स टाइप का देती है, बच्चे को मजा आएगा। लेकिन वो बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। ठाकुर जी बताइए इनका जो विद्या, इसलिए आप पहले तो देखे होंगे विद्यारंभ के लिए
उनको गुरु का आश्रम भेजा होता है, तो वहां पे वो देता है। उसका बाद आता है नवम में आता है विवाह। विवाह जो संस्कार है वो नवम संस्कार है। ये सबको बताया कि संस्कार है, उसी टाइप का विवाह करना पड़ेगा। जैसे पहले हम बताए थे कि दीक्षा शिक्षा विवाह का जो है, विवाह को उसी समय उसी टाइप का विवाह करके इसको ये संस्कार को हमको पूर्ण करना पड़ेगा। और 10वां संस्कार हो गया अंत्येष्टि क्रिया। हम लोग को मरने के बाद ये अंत्येष्टि क्रिया करके हम लोग, ठाकुर जी बताए कि ये जो दिए बताया कि ये जो संस्कार, ये जो 10 संस्कार होने के बाद फिर भी जो बच्चा आएगा, ये बच्चा प्योर नहीं होगा। प्योर होने के लिए क्या करना बताइए, कल ये जो मैं बोल के गया, और इसमें मिनिमम 4 जनरेशन बिना कोई भी अपना हेजिटेट में पूरा कंप्लीट साइलेंट करेंगे, ये मानेंगे, 10-20 संस्कार करेंगे, तो 4th जनरेशन का बाद ही जो पैदा होंगे बच्चे आएंगे वो प्योर बच्चे आएंगे। ठाकुर जी इसलिए बता रहे थे कि ये जो सोल जो है ना होते हैं ना, कल कई बार ठाकुर जी रास्ते में जाते रहते बोलते कि यही थी, यहाँ पे देख ये थी कि अच्छा सोल है, यहाँ पे पड़ा है। मतलब वो जो सोल ठाकुर जी खुद देख पाते। यही था मेरा मेन, जितना ठाकुर जी का इस बात को समझ पाया हूं कि इसके में तो मेरा तो सीमित ज्ञान में सत्संग इज ए मैन मेकिंग फैक्ट्री বা मैन मेकिंग इंस्टीट्यूट। हम लोग जब ठाकुर जी जो बोले ईप एंड बट नहीं, कंप्लीट सरेंडर करी कि ये जो 10-20 संस्कार करके विवाह और ये करने के बाद हम लोग को 4th जनरेशन का बाद ही जो दुनिया को आएंगे वो बच्चे अच्छा आएंगे। ये दुनिया के लिए जो ठाकुर जी जैसे चाहते हैं उस टाइप का दुनिया को कुछ दे पाएंगे। जय गुरु।